मसाले फसलों में जीरा का प्रमुख स्थान है, जिसकी खेती हमारे बहुत से किसान भाई करते हैं और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी बुवाई समय पर कर दी थी, उनकी फसल में इस समय कुछ कीट रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो आप अपनी जीरा की फसल को इन कीट व्याधियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह। में जो मुख्य रोग लगते हैं उनमें उकठा एक मुख्य रोग है। यह फफूंद फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से होता है। यह जीरे की जड़ों को संक्रमित करता है और यह पौधे की किसी भी अवस्था में बोई से लेकर कटाई तक किसी भी अवस्था में लगता है। इस रोग के जो प्रथम लक्षण है वो पत्तियां पीली पड़ जाती है, वह कुछ समय बाद पौधा गिर जाता है और जब फूल बीज बनते समय अगर ये रोग हो जाता है तो बीज पतला व सिकुड़ा हुआ होता है। इस रोग के अंदर जब हम जड़ों को निकाल कर चीर कर देखेंगे तो तने तक एक काले रंग की धारी बन जाती है। इस रोग के रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए। लगातार उसी खेत में बार बार जीरा नहीं बोना चाहिए और बीज को 8 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति केजी बीज से उपचारित करके बोना चाहिए। जीरे में झुलसा रोग की भी बहुत अधिक प्रकोप रहता है। यह रोग अल्टरनेरिया नामक फंगस फफूंद से होता है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखते हैं, पत्तियों पर धब्बे धब्बे टाइप से हो जाते हैं और फिर गहरे भूरे से बैंगनी रंग के होने के बाद यह पूरा पौधा खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के चलते जीरा की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जो जीरे में एक और मुख्य रोग लगता है वह छाचिया एक फफूंद जनित रोग है जो एरिसाइफी नामक फफूंद से होता है। इसके अंदर पत्तियों के ऊपर पाउडर के समान धब्बे बन जाते हैं और फिर वो पूरे पौधे के पूरे भाग में, जड़ को छोड़ के पूरे भाग में फैल जाते हैं। ये इस रोग के कारण जीरे के जो बीज होता है वो ठीक से बनता नहीं है, फूल होते हैं उनका पूरी तरीके से विकास नहीं होता है। अगर बीज बनता भी है तो वो सिकुड़ा बनता है। इस रोग के रोकथाम के लिए गर्मियों में गहरी जुताई करें व गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जीरा की फसल में लगने वाले कीटों में मोइला कीट द्वारा भारी नुकसान होता है। ये कीट जीरा की फसल से रस चूसकर फसल को काफी क्षति पहुंचाता है। किसान भाइयों, मोइला का भी इसमें प्रकोप रहता है। उसके लिए आप इमिडाक्लोरपिड 7 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इन सभी के साथ किसान भाइयों, जीरे के अंदर पानी का समय रहते हुए सिंचाई करते रहना चाहिए और पानी का कम से कम इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई पानी की व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से संपादित करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर AK सिंह से। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए सबसे उपयुक्त फसल है मूंग। मूंग की खेती के लिए किसान भाई इसकी खेती के लिए जो है बलुई दोमट या भारी मिट्टियों में भी अच्छी तैयारी के साथ जो है हम मूंग की बोनी कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हल्की मिट्टियों में जहां जल निकास की सुविधा हो वहां मूंग की खेती से हम काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं, लेकिन भारी मिट्टियों में जल निकास के साथ हम मूंग की खेती से काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मूंग की खेती के लिए हम खेत की तैयारी में 1 या 2 जुताई करके हम खेत तैयार कर लें और फिर मूंग की बोनी करते हैं। खाद का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। खाद 4 से 5 टन पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग यदि किसान भाई प्रति हेक्टेयर करते हैं तो ये दलहनी फसलों के लिए, मूंग के लिए जो है ये उपयुक्त खाद की मात्रा है। तो 4 से 5 टन पकी हुई कंपोस्ट का उपयोग किसान भाई प्रति हेक्टेयर करें। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए खाद उर्वरक मिट्टी परीक्षण के आधार पर 50-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर NPK की दर से दिया जाना चाहिए। इसके लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर NPK की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। तो जिन किसान भाइयों ने मिट्टी परीक्षण कराया है उसके आधार पर NPK 20-50-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उर्वरकों का उपयोग करें।
प्रजातियों में जो मुख्य प्रजातियां हैं मूंग की, उसमें पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, हम 12, हम 16, PDM 139, IPM 2-3, IPM 2-14, विराट, ये सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो 60 से 65 दिन की प्रजातियां हैं और अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इनका उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये सारी प्रजातियां ग्रीष्मकालीन मूंग की बोनी के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल से आपको अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप बीज की उचित मात्रा तथा बीजोपचार करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। यदि ग्रीष्मकालीन मूंग की किसान भाई खेती कर रहे हैं तो 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। प्रति एकड़ के मान से 8 किलोग्राम बीज किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। अंकुरण क्षमता उसकी अच्छी नहीं है तो बीज को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लिया जा सकता है। बीज का उपचार बोनी से पहले बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। प्रथम बीज उपचार मिश्रित फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब से हम बीज उपचार करें। इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति किलो बीज रखें। इसके फफूंदनाशी से बीज उपचार के बाद हम कीटनाशी द्वारा बीज उपचार करें। इसके लिए थायोमिथाक्जाम 30% या इमिडाक्लोपिड 48% 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करें। मिश्रित कर दें, छाया में इसको फैला दें ताकि बीज सूख जाए और बीज पे दवा अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसके बाद तीसरा उपचार किसान भाइयों को कल्चर द्वारा भी करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपयोग करें। इसके बाद बोनी के तरीकों में लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर रखें तो अति उत्तम रहता है। इसके लिए हम सीड कम फर्टिडिल का उपयोग करें, जिसमें हम फास्फेटिक उर्वरकों का उपयोग बोनी के बीज के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र का जो बॉक्स है उसमें हम फास्फेटिक उर्वरक भर करके बोनी करें और बीज वाले बॉक्स में बीज उपचारित बीज को भर के बोनी करें तो इससे फास्फेट उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है बोनी लाइनों में की जाए। मूंग की फसल का उचित विकास हो तथा इससे आने वाले समय में अधिक उपज लेने के लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जान लेते हैं। खरपतवार नियंत्रण की यदि फसल में बात की जाए तो ये बेहद ज़रूरी है। किसी भी फसल में खरपतवार हमारी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए खरपतवार प्रबंधन के लिए हम बोनी के बाद से 48 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलिन नामक खरपतवार नाशी, इसकी व्यावसायिक मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ के मान से किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। पानी का विशेष ध्यान किसान भाई रखें। 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ हमें नीदानाशी उपयोग करते समय उपयोग करना चाहिए। नमी के लिए सिंचाई का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। चूँकि गर्मी में ग्रीष्मकालीन मूंग में समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, नमी बहुत जल्दी खेत से निकल जाती है, इसलिए 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हम पानी लगाएं। भारी मिट्टी में 7 से 10 दिन पर और हल्की मिट्टियों में 1 हफ्ते के अंतराल से सिंचाई करें ताकि हम मिट्टी में नमी की मात्रा को बरकरार रख सकें और एक अच्छा उत्पादन ले सकें। इन सारी बातों पे यदि हम ध्यान देते हैं, बीज उपचार को भी दृष्टिगत रखते हुए सारी प्रक्रियाएं हम समय से करते हैं तो निश्चित रूप से एक मूंग का अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि चने की फसल में फली छेदक कीट हेलियोथिस के प्रकोप दिखाई देने पर मेलाथियोन 5% चूर्ण का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। पानी की सुविधा वाले स्थानों में फली बनने की अवस्था पर मेलाथियोन 50 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं एवं जौ की खड़ी फसल में दीमक के प्रकोप के लक्षण दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर अथवा फिप्रोनिल 5 SC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ दें। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट, पर्णजीवी कीट के प्रकोप की संभावना है।
ये कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती है तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु मिथाइल डिमेटोन 25 EC या मेलाथियोन 50 EC का 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मटर एवं मेथी की फसल में छाछ या पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना है। इस रोग में पौधों की पत्तियां एवं टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। रोग का प्रकोप दिखाई देने पर 25 किलो गंधक के चूर्ण का भुरकाव करें अथवा 1 मिली सल्फेक्स का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने व वर्षा की कोई संभावना नहीं है, सिवाय मंगलवार के हवा की गति 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दक्षिणी पश्चिमी दिशा से चलने तथा अधिकतम तापमान 25 से 29 एवं न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री रहने के साथ साथ वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिकतम 75 से 85% तक एवं न्यूनतम 25 से 32% रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आजकल गेहूं में आर्मी वर्म इल्ली द्वारा हानि पहुंचाई जाने की संभावना है। नियंत्रण हेतु क्विनालफॉस 10 से 15 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। गेहूं एवं अन्य फसलों में दीमक की रोकथाम के लिए सिंचाई के समय क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ दें या 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 100 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव कर हल्की सिंचाई करें। मोयला कीट के नियंत्रण हेतु फसलों में डाइमिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। भिंडी की बुआई हेतु निम्न किस्मों का प्रयोग करें। पूसा सावनी, अर्का अनामिका, अर्का अभय, आजाद क्रांति, प्रवनी क्रांति, पूसा A4 आदि प्रमुख हैं। ग्रीष्मकालीन बुआई हेतु बीज दर 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। जायद मूंगफली की बुआई हेतु खेत की तैयारी करें व निम्न किस्मों का प्रयोग करें। TAG 24, TG 37A, GG 2, DH 86 इन किस्मों के बीजों की उपलब्धता के लिए किसान भाई विश्वविद्यालय की मूंगफली परियोजना, राजस्थान राज्य बीज निगम, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अमली जिला सिरोही के राजेंद्र राजपूत ने। आपने गुलाब की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आपको गुलाब की खेती के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई एवं जल निकास। तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, जिसमें सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और जो है मोथा कुल के खरपतवार। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के पौधे भी उगाते हैं उसको भी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब की जो क्यारियाँ होती है हमेशा साफ़ सुथरी रखें, जिससे कि जो है जो पोषक तत्व है आपके और जो है प्रकाश है ये सब अच्छे तरीके से मिल सकता है पौधे को। अगर नहीं आप इसका नियंत्रण करोगे तो क्या है कि आपका जो है पोषक तत्व है और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, ये अच्छे तरीके से पौधों को नहीं मिलेगा, जिससे कि इसकी गुणवत्ता और जो उत्पादन में कमी होती है। तो खरपतवार नियंत्रण को जो है कुदाली या खुरपी के द्वारा भी किया जा सकता है और इसके बाद में ध्यान रखें कि गुड़ाई भी कर दे इसका साथ साथ, तो इससे जो है भौतिक दशा सुधरती है। किसान भाइयों, अभी आपने गुलाब की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में।
किसान भाइयों, अब हम चर्चा करेंगे सिंचाई एवं जल प्रबंधन के बारे में। तो गुलाब की सिंचाई एक उत्तम व्यवस्था होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो सिंचाई एवं जल निकास की अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है और जो है उत्पादन जो है पुष्प का बहुत ही कम मिलता है। तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार गर्मी में 5 से 7 दिन एवं सर्दी में 10 से 12 दिन में सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहाँ पर जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई की जानी चाहिए। गुलाब की फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण पौधों की उचित बढ़वार नहीं हो पाती और फसल से कम फूलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कीट व रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इल्ली, तो ये भी कलिका, फूल और पत्तियों को सबको कुतर के नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि जो है प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास नाम की दवाई आती है, जिसके 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि जो गुलाब की जो खेती है उसको और लाभप्रद बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, अब चर्चा करेंगे रोग प्रबंधन के बारे में। तो रोग प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं डाईबैक के बारे में। तो डाईबैक एक जो बीमारी है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ टहनियाँ सूखने लगती है और इन टहनियों के सूखने के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बाधित होती है। कैसे इसको नियंत्रण किया जा सकता है? तो इसका जो है सबसे पहले इसकी जो टहनियाँ हैं उसको हम हटा देते हैं। तो उसको तिरछे तरीके से उसको कट करना है कैंची से, और फिर उसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई आती है, उसका पेस्ट उसमें आप लगा सकते हैं और जिससे कि वो इसका रोग और नहीं फैलेगा। इसी दवाई का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की दवाई का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि डाईबैक जो है नियंत्रण में रहता है। और जो है अब दूसरी बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग होता है इसमें इसको भभूतिया रोग भी कहते हैं। तो ये जो भभूतिया रोग है इसमें भभूत जैसे जो होती है उसमें सफ़ेद चूर्ण उसमें जो पत्तियों पर और जो टहनियों पर देखने को मिलता है। जो पत्तियां है पीली पड़ जाती है, सड़कर गिर जाती है और उसका प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया बाधित होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि इंडोफिलम नाम की दवाई आती है, जिसकी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से स्प्रे करना पड़ता है, जिससे कि इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। आपको दवाई बताई है उसके हिसाब से आप नियंत्रण कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप जो है आपका गुलाब की खेती का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम के मुख्य झलकियां। गेहूं और जौ की फसल में अनावृत गंडवा रोग का करे समय रहते नियंत्रण। गर्मी में करें ग्वार की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।